हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अब हमारा ऐप जो है वो लगभग रेडी हो चुका है। 1 फरवरी से उसके अंदर बैच के जो कोर्सेज होंगे वो स्टार्ट हो जाएंगे। आज 31 है। आज आप हमारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं और जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यू सेशन के हैं वो अपना नया कोर्स लेके अभी जो रेट है बहुत कम चल रहे हैं, इस रेट के अंदर आप हमारे पूरे साल के कोर्सेज का बेनिफिट आप ले सकते हैं। इसी रेट में आपको ये पूरे साल कोर्स मिलेगा अगर आप अभी ये परचेज़ कर लेते हैं। तो ये हमारा बूस्टर बैच का वीडियो नंबर 3 है और कल संडे है। कल हम आपको 3 घंटे की एक ऐसा पूरी वीडियो दे देंगे जिसके अंदर हम 3 चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो जल्दी से हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है स्टूडेंट हमारा चैप्टर 3 ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्टूडेंट? तो आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सारे रैंडमली मोशन करते हैं। मान लो कि मेरे पास कोई मेटल की चीज़ है, फॉर एग्जांपल ये मान लो कि मेटल का ही है, तो इस मेटल के अंदर हज़ारों इलेक्ट्रॉन है फिर भी और सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो मैं इसको हाथ लगा रहा हूँ तो मेरे को करंट क्यों नहीं आ रहा? तो अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो करंट आना चाहिए, क्योंकि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो इसमें करंट फ्लो अगर हो रही है तो मुझे करंट आना चाहिए, पर मेरे को करंट नहीं आ रहा। इसका रीज़न क्या है कि इसके अंदर जी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं स्टूडेंट्स वो रैंडमली मोशन कर रहे हैं। यानी इन सब का रिजल्टेंट जो है किसी भी मेटल में इलेक्ट्रॉन जो हैं, जब तक आप कोई बैटरी या एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाते तो सारे इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से ही रैंडमली मोशन कर रहे होते हैं। इन सब का जो रिजल्टेंट है, इन सब का जो एवरेज स्टूडेंट वो 0 होता है। लेकिन जैसे आप इसको कोई बाह्य सोर्स से, एक्सटर्नल सोर्स से आप अटैच कर देते हैं तो ये सारे इलेक्ट्रॉन, ये नहीं सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में चल पड़ते हैं। इन सब का रिजल्टेंट जो है वो एक सर्टेन डायरेक्शन देता है। तब आपको जो वेलोसिटी मिलती है उस वेलोसिटी को बोलते हैं स्टूडेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ द एवरेज वेलोसिटी आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो एवरेज वेलोसिटी है उस एवरेज वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमें इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करना है। कैसे ड्राइव करेंगे? इसकी डेफिनेशन से ही, क्योंकि अभी आपने बोला है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और कोई वेलोसिटी नहीं है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी है। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड होती है स्टूडेंट? सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन टोटल नंबर। तो मैं काम करूंगा, सारी वेलोसिटी को ऐड करूंगा, जितने भी उस मेटल में इलेक्ट्रॉन हैं मैं उन सारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को ऐड करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दूंगा। और जैसा कि आप सबको पता है कि न्यूटन की इक्वेशन है V = U + AT। तो ये वैल्यू मैं पुट करता हूँ तो मेरी जो एवरेज वेलोसिटी आ रही है स्टूडेंट, V1 बनेगा U1 + AT1, V2 बनेगा U2 + AT2 और V3 बनेगा, V4 बनेगा इस तरह, Vn बनेगा UN + ATN। और अगर मैं सारे U को एक तरफ कर लूँ स्टूडेंट, क्योंकि मुझे एक चीज़ पता है कि अगर मैं सारों की इनिशियल वेलोसिटी ऐड करूँ और एक्सेलरेशन कॉमन ले लूँ सारे टाइम, स्टूडेंट ये जो टाइम है ये आपके रिलैक्सेशन टाइम है, इसको हम टो से भी ले सकते हैं। ये आपके हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम स्टूडेंट? आपको पता है कि पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करने से पहले एक डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं जिसको हमने बोलते हैं फ्री पाथ। और इस फ्री पाथ को जो ट्रैवल करने में टाइम लगेगा वो रिलैक्सेशन टाइम बनेगा। आपने फ्री पाथ 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। क्या किसी स्टूडेंट को फ्री पाथ का फॉर्मूला याद है? याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि क्या आपको मीन फ्री पाथ या फ्री पाथ का फॉर्मूला एक टेम्परेचर की टर्म में था और एक नंबर ऑफ मोल की टर्म में था। आपको याद है या नहीं याद? आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फिलहाल अपनी बात करते हैं टॉपिक की। तो ये हमारा जो टाइम है वो रिलैक्सेशन टाइम है। तो मैं इन सबको क्या कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और ये लास्ट इलेक्ट्रॉन की जो कोलिजन है उसका टाइम। देखा जाए तो अगर मैं इसको अलग कर दूं तो ये भी एक तरह से एवरेज ही बन गई, सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन टोटल नंबर। तो ये आपका एवरेज हो गया इनिशियल वेलोसिटी का। ऐसे अगर मैं इसके अंदर डिवाइड कर दूं तो स्टूडेंट ये हो जाएगा टाइम का एवरेज। तो और आपको पता हो गया होगा अभी तक कि इनिशियल जो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की वो 0 होती है, कि सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रैंडमली मोशन करते हैं। तो आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है यानी जो एवरेज वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? A टो M, चाहे उसको एवरेज बोलो चाहे मीन बोलो एक ही बात है। तो ये फॉर्मूला आपका आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बना है स्टूडेंट? ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी एवरेज वेलोसिटी जिसको आप बोलोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला आएगा A और मीन रिलैक्सेशन टाइम।
जो एक्सेलरेशन है, जो इलेक्ट्रॉन को स्पीड गेन करवाएगा, कौन गेन करवा रहा है स्टूडेंट? वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो वहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का लग रहा है। एफ इजिकल क्या होता है? क्यू ई। तो और एफ इजिकल क्या होता है? एम ए। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में आएगी। तो यहाँ पर जो ए की वैल्यू है वो ई टो बाई एम मैं पुट कर सकता हूँ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनेगा ई टो एवरेज अपॉन में एम। तो साथ में ये दो टॉपिक हो गए। एक तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है उसका भी यही डेरिवेशन है, और अगर आपसे कहते हैं कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तब भी आपको यही करना है। और आपको शायद याद होगा, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हो पोटेंशियल की टर्म में। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल अपॉन में डिस्टेंस, क्योंकि आपने सेकेंड चैप्टर के अंदर फर्स्ट टॉपिक यही पढ़ा है, V इज इक्वल माइनस ई डी आर। ये तो वेक्टर फॉर्म है स्टूडेंट, लेकिन देखा जाए तो यहाँ से अगर ई निकाला जाए तो डिस्टेंस कहाँ आएगा? अपॉन में। जैसे ही मैं ये वैल्यू पुट करूँगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्टूडेंट आएगी ई वी टोए बाय एम एल। तो आपका ये एक टॉपिक नहीं हुआ, ये आपके 3 टॉपिक हो गए। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तब भी आपको ये सारा एक्सप्लेन करना है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तब भी आपको यही करना है। और फाइंड द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल, तब भी आपको स्टूडेंट यही टॉपिक करना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जल्दी से हम। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट मोबिलिटी। क्या होता है मोबिलिटी? जिसको मोबिलिटी नहीं पता वो यहां से एक्सप्लेन कर ले कि ऊपर जो सर ने लिखा है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और अपॉन में जो लिखा है वो लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इट मीन्स व्हाट इज मोबिलिटी? मोबिलिटी स्टूडेंट्स, मोबिलिटी का मतलब ये हो गया कि द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड मोबिलिटी। आप इसका फॉर्मूला बना सकते हो, क्योंकि अभी आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में ड्राइव किया है। जैसी वैल्यू रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा और आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है स्टूडेंट वो आ जाएगा ई टोए बाय एम। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा मोबिलिटी टॉपिक भी पूरा हो गया। कल को एक आधे नंबर में डेफिनेशन आ सकती है। फिर आता है कि क्या आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन दे सकते हो क्या? मैं अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन देना है, कहता हाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन दे सकते हो क्या? तो इसके लिए हम काम करते हैं, हम एक कंडक्टर एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास कोई एक कंडक्टिंग रोड है जिसका जो एरिया है वो एरिया ए है, इसकी लेंथ जो है वो n है, इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम मान लेते हैं बहुत ज़्यादा है। तो एक काम करते हैं, हम यूनिट वॉल्यूम मान लेते हैं कि इसके 1 मीटर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हैं, वो n है। इस पूरे का वॉल्यूम v मान लेते हैं। तो v वॉल्यूम के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट वो कितने होंगे, वो n इंटू वी होंगे। और ये v जो है स्टूडेंट वो वॉल्यूम है। वॉल्यूम किस में होगा? मीटर क्यूब में। वॉल्यूम किस में होगा? मीटर क्यूब में। उसको मैं लिख सकता हूँ एरिया इंटू लेंथ, क्योंकि एरिया होगा मीटर स्क्वायर में और लेंथ होगी मीटर में, और इन दोनों के मल्टीप्लाई से वॉल्यूम ही आएगा। चलो स्टूडेंट, ये हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। और आप सबको पता है Q इज इक्वल क्या होता है? NE। ये हमने कहाँ पढ़ा है? फर्स्ट चैप्टर में क्वांटिजेशन के अंदर। तो क्वांटिजेशन का लॉ हमने अप्लाई कर दिया। अब मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ। क्या वैल्यू है n की? NaLe। आपको निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट। आप चार्ज तक तो पहुंच गए, अब आपको करंट तक जाने तक कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि I इज इक्वल क्या होता है? Q बाई टी। तो NaLe डिवाइड बाई टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्टूडेंट क्या होता है? वेलोसिटी। वो बनेगा NeAVd। तो ये आपके करंट का फॉर्मूला आ गया NeAVd। Vd यहाँ पर है स्टूडेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट, ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के तीनों रिलेशन हो गए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट। अब हम बात करते हैं किसकी? एक टॉपिक है हमारा करंट डेंसिटी। क्या है करंट डेंसिटी? जे वेक्टर। क्या है ये करंट डेंसिटी? क्योंकि ओम्स लॉ के अंदर इसका बड़ा यूज है। तो स्टूडेंट करंट डेंसिटी का मतलब ये होता है कि आपके यूनिट एरिया में कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो एक्चुअल में करंट डेंसिटी जो है वो करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर के डॉट से बनता है।
तो यहाँ से अगर करंट डेंसिटी निकालें तो स्टूडेंट वो बनता है I अपॉन A। तो करंट इन यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। अगर इसके यूनिट की बात करें स्टूडेंट, वो आएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो एक बार 2017 के अंदर बोर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी यूनिट आपको पता लगी होगी, I अपॉन A से आप फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट, वो आएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, अब हमें करना क्या है, ओम का जो वेक्टर फॉर्मूला है वो स्टूडेंट इसी से बनता है, J वेक्टर इज इक्वल सिग्मा E वेक्टर। ये आपकी है कंडक्टिविटी और ये है करंट डेंसिटी और ये आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी से स्केलर फॉर्म बनता है V इज इक्वल IR। ओके स्टूडेंट, कैसे बनता है हम इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। उसके लिए हमारे को दो बातें पता होनी चाहिए कि ये सिग्मा रो ये क्या चीज़ है। तो पहले मैं आपको करंट कंडक्टिविटी पढ़ाता हूँ कि करंट कंडक्टिविटी है क्या, ये टर्म्स आते कहाँ पे हैं। करंट कंडक्टिविटी पढ़ने के लिए आपको एक बात करते हैं, हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि ओम का जो लॉ होता है वो क्या कहता है, अगर किसी वायर की फिजिकल स्टेट कांस्टेंट कर दें तो उसके ऊपर जो वोल्टेज होगा वो करंट की क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। इट मीन स्टूडेंट V प्रोपोर्शनल है किसके, I के। तो V इज इक्वल क्या आएगा स्टूडेंट, IR। अब यहाँ से R अगर अलग करें तो वो बनता है V अपॉन I। V किस में होगा स्टूडेंट, वोल्ट में, और I किस में होगा स्टूडेंट, एम्पियर में। और वोल्ट पर एम्पियर को हम एक नई यूनिट देने हैं, उसका नाम है ओम। इस तरह हम बोलते हैं कि ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टेंस और इसकी जो यूनिट है वो क्या है, ओम है। अब कईयों को ऐसा लग रहा होगा कि V बढ़ाने से R बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि आप V बढ़ाओगे तो वो प्रोपोर्शनल है I के। तो जितना आप V बढ़ाने की कोशिश करोगे उतना I बढ़ेगा। R तो कांस्टेंट है, जब भी प्रोपोर्शनल है वहाँ कांस्टेंट आया है। तो रेजिस्टेंस को वोल्टेज और करंट से स्टूडेंट कोई ही मतलब नहीं है। तो फिर रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है, रेजिस्टेंस लेंथ के ऊपर प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस एरिया के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ क्या है, प्रोपोर्शनल है। इन दोनों का कंबाइन फॉर्मूला होता है R प्रोपोर्शनल L बाई ए, वो आता है स्टूडेंट रो L बाई ए। रो यहाँ पर है स्टूडेंट, ये है रेजिस्टेंस और ये है रेजिस्टिविटी। और टेम्परेचर का फॉर्मूला आप सबने इसी चैप्टर में पढ़ा हुआ है, R इज इक्वल R01 प्लस अल्फा डेल्टी, और इसके न्यूमेरिकल आने के पूरे चांस है इस बार। तो आप इसके टेम्परेचर के सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं कर लेना, हालांकि हम भी वीडियो में करवाएंगे। ओके स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ से रो को अलग करूँ तो बनता है RA बाई L। यहाँ से यूनिट देखें तो R की ओम, एरिया के मीटर स्क्वायर, लेंथ के मीटर, तो कुल मिला के स्टूडेंट रो बन रहा है ओम मीटर। तो इसका मतलब ओम में कोई अगर होगा तो वो रेजिस्टेंस है, अगर ओम मीटर में कोई हुआ तो रेजिस्टिविटी है। वही सिमिलर बात वो यहाँ पे पर कांस्टेंट की फॉर्म में आया है। इट मीन्स रेजिस्टिविटी को दिला फर्क नहीं पड़ता कि लेंथ क्या है और एरिया क्या है। जैसे रेजिस्टेंस को वोल्टेज और करंट से फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे रेजिस्टिविटी को लेंथ और एरिया से फ़र्क नहीं पड़ता। लेंथ और एरिया से रेजिस्टेंस को फ़र्क पड़ता है, ना कि रेजिस्टिविटी को। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं आगे कि जो R का इन्वर्स होता है स्टूडेंट, उसको बोलते हैं कंडक्टेंस। इसकी यूनिट होती है ओम इन्वर्स, और ओम इन्वर्स को बोलते हैं महो। उसको बोला कि ओम को इन्वर्स कर दे, उसने बेटा स्पेलिंग उल्टी कर दी तो उसको बना दिया महो। फिर आता है रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है स्टूडेंट कंडक्टिविटी। ये बनेगा ओप का ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स। तो मेटल्स के लिए जो रेजिस्टिविटी होती है स्टूडेंट और जो कंडक्टिविटी होती है वो आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये फॉर्मूले क्या होते हैं। तो इसका फॉर्मूला है M अपॉन में NE स्क्वेयर टोए, और इसका है एन स्क्वेयर टोए डिवाइड बाई एम, क्योंकि एक दूसरे के दो क्या हैं, इन्वर्स हैं। तो फॉर्मूले भी कैसे आएंगे, इन्वर्स आएंगे। इसी का यूज हम करेंगे ओम्स लॉ के वेक्टर फॉर्मूले के डेरिवेशन में। करते हैं बात ओम्स लॉ के वेक्टर फॉर्मूले की। जैसा कि हमें पता लग चुका है कि J इज इक्वल क्या होता है, सिग्मा E, ये ओम का वेक्टर फॉर्मूला है जिसका मुझे डेरिवेशन करना है। फिर इससे मुझे स्केलर फॉर्म भी ड्राइव करनी है, V इज इक्वल IR। तो करते हैं इसके डेरिवेशन की बात। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे स्टूडेंट, J से। तो करंट डेंसिटी क्या होती है, I अपॉन A, और सबको पता है करंट क्या होता है, NEAVD। जैसी मैं वैल्यू पुट करूँगा ये बनेगा NEAVD डिवाइड बाई A से कैंसिल हो गया, तो करंट डेंसिटी आएगा स्टूडेंट NEVD। तो ये आपका रिलेशन किसके साथ आया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, लेकिन आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। और आप सब जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आया था वो आया था A टोए, जिसको हमने कन्वर्ट किया था तो वो बना था E टोए डिवाइड बाई M। ये वैल्यू अगर यहाँ रिप्लेस कर दें तो बनता है NE
ई टोए डिवाइड बाई एम। यहाँ से ई के अलावा, कैपिटल ई के अलावा बाकी सारी जो वैल्यू है जैसे आप लिखोगे ई इंटू ई स्क्वायर बन जाएगा। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि ये जो वैल्यू होती है वो मेटल्स के किसकी होती है, कंडक्टिविटी की। ये मैंने कहा था कि आप दो फॉर्मूले, अभी इसीलिए मैंने आपको ये करंट कंडक्टिविटी पढ़ाया था कि एन स्क्वायर टोए बाई एम किसकी वैल्यू है, कंडक्टिविटी की वैल्यू है। तो इसीलिए यहाँ पे हम जे इक्वल सिग्मा ई, आपका यहाँ पर ये जो वैल्यू बनेगी वो किसकी बनेगी, कंडक्टिविटी की बनेगी। अब स्टूडेंट अगर आपको इससे V इज इक्वल आई आर प्रूव करना है, वो 3 लाइन का काम है। कैसे, जे क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या होता है, आई अपॉन ए, सिग्मा क्या होता है 1/ρ, और ई क्या होता है V/L। यहाँ से V को अलग कर लो क्योंकि V को अकेला करना है, तो I ρL/A, और ρL/A किसकी वैल्यू होती है, हमने अभी कंडक्टिविटी में पढ़ा था कि ρL/A जो होता है स्टूडेंट, ρL/A होता है वो हमारा क्या होता है R। तो ρL/A हमारा क्या बन जाएगा, R बन जाएगा। तो V इज इक्वल क्या ड्राइव हो जाएगा स्टूडेंट, I तो पढ़ा ही है, ये सारा R बन जाएगा। तो V इज इक्वल क्या बन गया हमारा, IR बन गया। तो ये हमारा ओम्स लॉ भी ड्राइव हो गया। फिर आता है कि रेजिस्टेंस कितने टाइप के हैं स्टूडेंट, तो रेजिस्टेंस 2 टाइप के हैं। अगर एक ओम्स लॉ को फॉलो करे वो आपके हैं ओहेमिक, और जो ओम लॉ को फॉलो ना करे स्टूडेंट वो है नॉन ओहेमिक। पता कैसे लगेगा, जिसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा वो ओहेमिक है, जिसका नहीं आएगा, जैसे डायोड का ग्राफ हमने देखा हुआ है, आपने डायोड के अंदर फॉरवर्ड का ग्राफ आपने पढ़ा हुआ है पीएन डायोड का, तो वो आपका जो ग्राफ आता है वो नॉन ओहेमिक फॉर्म में आता है। तो जो डायोड के ग्राफ हैं वो नॉन ओहेमिक जाते हैं, डायोड जो है वो हमारा नॉन ओहेमिक रेजिस्टेंस में काउंट होगा। फिर बात आती है स्टूडेंट्स, कह रहे हैं कि एक होता है जंक्शन, एक होता है लूप। जंक्शन क्या है, लूप क्या है, क्योंकि किरचॉफ जो है इन्हीं दो के ऊपर रूल बनाता है। जंक्शन लूप क्या है स्टूडेंट, मैं भी आपके सामने 2-3 डायग्राम बना के बता रहा हूँ कि जंक्शन लूप क्या चीज़ है। जहाँ पर सारी वायर मिलती है उसको जंक्शन बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई सिटी के नाम के आगे लगता है हनुमानगढ़ जंक्शन, बीकानेर जंक्शन। तो जंक्शन कहाँ लगता है, हर रेलवे स्टेशन में हर एक के नाम के नहीं आगे आगे जंक्शन आता। जैसे हमारे विजयनगर के नाम के आगे श्री विजयनगर जंक्शन नहीं बोला जाता, लेकिन हमारे आसपास अगर बात करें तो सूरतगढ़ एक जंक्शन है, और स्वरूपसर एक जंक्शन है, हनुमानगढ़ एक जंक्शन है, बीकानेर एक जंक्शन है। जंक्शन वहाँ बोला जाता है जहाँ पे ट्रेनों की क्रॉसिंग होती हो, वैसे ही जहाँ वायर की क्रॉसिंग होती हो उस पॉइंट को बोलेंगे जंक्शन पॉइंट। और लूप वो बोलेंगे जिसके अंदर रेजिस्टेंस हो, सेल हो, कुल मिला के एक पूरा सर्किट हो, उसको हम बोलते हैं लूप। अगर वो पूरा पैक है यानी क्लोज्ड है, करंट फ्लो पूरे में हो सकती है तो उसको बोलते हैं क्लोज्ड लूप। अगर वो ओपन है, सर्किट पूरे में नहीं जा रही, उसको बोलते हैं ओपन लूप। तो जंक्शन और ये लूप क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक साइंटिस्ट था किरचॉफ, जिसने एक्चुअल में क्या दिया था, 2 स्टेटमेंट दी थी। एक दी थी जंक्शन के लिए और एक दी थी लूप के लिए। वही मैं आपको इसमें पढ़ा रहा हूँ। जंक्शन के लिए कहता है कि सारी जो करंट है उसका सम जो होगा 0 होगा जंक्शन पॉइंट पर। मतलब कि जंक्शन अपने पास कुछ नहीं रखेगा, जितनी उसके पास आ रही होगी, जा रही होगी, आ रही होगी, वो सारी बांट देगा। यानी आने वाली जो करंट है वो सारी जाने वाली करंट के बराबर हो जाएगी, अपने पास ये कुछ नहीं रखने वाला। तो समेशन ऑफ करंट विल बी 0। और जंक्शन लॉ किसको फॉलो करता है, आपको पता होगा करंट में क्या होता है, चार्ज होता है। अगर मैं यहाँ से इंटीग्रेशन करूँ तो चार्ज क्या आएगा, कंजर्व आएगा। तो इसका मतलब जंक्शन लॉ किस चीज़ को फॉलो करता है, चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करता है। ऐसे लूप की बात करें, वो कहता है कि आपके पास कोई लूप बना हुआ है जिसके अंदर रेजिस्टेंस है, सेल हैं, तो आपको करना क्या है, इस पूरे के अंदर जो रेजिस्टेंस की वोल्टेज ड्रॉप होगी वो सारे सेलों के ईएमएफ के इक्वल होगी। या तो ये बोल सकते हो जैसे हमने ये बोला है कि इनकमिंग करंट किसके इक्वल है, आउटगोइंग करंट के, ऐसे यहाँ बोल सकते हो रेजिस्टेंस की वोल्टेज इज इक्वल है सेलों के ईएमएफ के। या फिर इस तरह ये भी बोल सकते हो कि टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि अगर ये इधर आएगा तो उधर क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। इसकी साइन प्रॉपर्टी मैं आपको एक न्यूमेरिकल में समझाऊंगा, उसके बाद दुनिया का कोई क्वेश्चन आए लूप का आपसे पक्का हो जाएगा।
पहले हम बात करते हैं कि इस किरचॉफ लॉ से ये जो है, जैसे ये चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करता है, तो ये किसको करता है स्टूडेंट, ये करता है एनर्जी कंजर्वेशन को। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल में क्या आता है स्टूडेंट, वर्क आता है। तो जैसे मैं यहाँ से करंट को लिखता हूँ dq/dt और इंटीग्रेशन करने से q कांस्टेंट आएगा, वैसे अगर मैं यहाँ लिखूँगा dw/dq तो यहाँ से वर्क जो है वो कांस्टेंट आएगा। वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लूप लॉ एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है और किरचॉफ का फर्स्ट लॉ जो है वो चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करता है। अब हमारा एक टॉपिक आता है इसके अंदर, व्हीटस्टोन। व्हीटस्टोन की कहानी क्या है स्टूडेंट? व्हीटस्टोन एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने बड़ा मतलब तगड़ा एक दिमाग लगाया, ज़्यादा तो नहीं लगाया पर एक दिमाग तो बढ़िया लगाया, क्योंकि जो पहली बार लगाता है उसको लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा दिमाग लगा दिया। उसने क्या किया, 4 रेजिस्टेंस का ऐसा कॉम्बिनेशन लिया, उसने 4 रेजिस्टेंस को इस तरह अटैच किया कि अगर आपको मान लो 4 में से 3 पता हैं तो जो चौथा आपका अननोन रेजिस्टेंस है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। वो क्यों? वो कहता है कि बस यहाँ तो इन दोनों पे आपको क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम रखना है। उससे बेनिफिट क्या होगा कि जब यहाँ पर और यहाँ पर पोटेंशियल सेम होगा तो इस समय आपके इस पूरे इसके बीच में जो है वो करंट फ्लो नहीं होगी। इसका पता लगाने के लिए इसने क्या कर दिया, गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया। क्योंकि वही बात, अगर वोल्टेज यहाँ हाई होगी तो करंट यहाँ से आएगी, अगर वोल्टेज यहाँ हाई होगी तो करंट यहाँ से आएगी, लेकिन वोल्टेज दोनों तरफ इक्वल होएगी तो गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं आएगी, वहाँ पर क्या आएगा, जीरो। इसीलिए व्हीटस्टोन किसके ऊपर काम करता है स्टूडेंट, जीरो डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है। क्योंकि जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक बैलेंस नहीं होगा, और जब ये जीरो आ जाएगा उसका पता गैल्वेनोमीटर से पता लग जाएगा, तो उस कंडीशन में P/Q यानी इन दो वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो इन दोनों वायर के रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होगा। यहाँ से हमारे को S निकालना है तो S इज इक्वल आएगा स्टूडेंट Q/P/R। तो इसको मैं अप्रूव कर देता हूँ। व्हीटस्टोन की बैलेंसिंग सिचुएशन कैसे ड्राइव होगी, तो सबसे पहले मैं वापस एक सर्किट बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं चारों के चारों रेजिस्टेंस शो कर देता हूँ। एक अच्छा सा डायग्राम बना लेता हूँ। ये मैंने सेल लगा दिया, ये मैंने की लगा दी, सेल के टर्मिनल दिखा दिए, ये मैंने 4 रेजिस्टेंस अटैच कर दिए और एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया ताकि मुझे पता लगता रहे कब वोल्टेज जो है बैलेंस हो चुकी है। तो स्टूडेंट, और आपका अननोन जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ लगा हुआ है स्टूडेंट, वो CD वायर के बीच में लगा हुआ है। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हीटस्टोन में अननोन रेजिस्टेंस किस साइड पर लगा होता है, तो CD साइड पर आपका अननोन रेजिस्टेंस लगा होता है। और व्हीटस्टोन की बैलेंसिंग सिचुएशन क्या होती है, P/Q इज इक्वल R/S। चलो स्टूडेंट देखते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों पर वोल्टेज सेम है, तो इसका मतलब वोल्टेज 1 पॉइंट की होती है, वोल्टेज 2 पॉइंट की होती है। तो इनसे पहले वोल्टेज और इनके बाद में वोल्टेज, और मान लेते हैं कि यहाँ से करंट जा रही है I और यहाँ चलेगी I1 और बाकी यहाँ चलेगी I2। इट मीन्स ये I इज इक्वल है I1 प्लस I2 के। तो यहाँ तो करंट जा ही नहीं रही, यही I1 आगे जाएगी और यही I2 जो है वो इधर से पास हो जाएगी, वापस दोनों यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाएगी और वापस आपकी क्या बन जाएगी, I बन जाएगी। अब स्टूडेंट बात करते हैं कि डेरिवेशन कैसे होगा। तो मैं कह रहा हूं कि मुझे B और D पर पोटेंशियल सेम करना है। तो पोटेंशियल 2 पॉइंट पे होता है, तो B का पोटेंशियल किस पे चेक करेंगे, इन दोनों के पहले 2 पॉइंट कौन से हैं, A और B, वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, A और D के। और इन दोनों के बाद में जो 2 पॉइंट हैं, इन दोनों के बाद में जो 2 पॉइंट हैं यानी B और C की वोल्टेज वो इज इक्वल है D और C की वोल्टेज। क्योंकि जो पोटेंशियल होता है स्टूडेंट वो 2 पॉइंट के बीच में होता है। इन दोनों पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने का मतलब है कि इन दोनों से पहले जो 2 पॉइंट है और इन दोनों के बाद जो 2 पॉइंट है वहाँ पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो 2 पॉइंट हमारे इधर तो हो गए A और B, इधर हो गए A और D। और पोटेंशियल V इज इक्वल क्या होता है, IR। तो A और B के बीच में जो I और R है वो है स्टूडेंट I1P। A और D के बीच में जो वो है पोटेंशियल वो होगा I2R। ऐसे B और C में जो बनेगा वोल्टेज वो बनेगा I1Q, और D और C में जो बनेगा V इज इक्वल वो बनेगा IR। R की वैल्यू कितनी है, S है। जैसे ही मैं इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का डिवाइड करूंगा स्टूडेंट, तो आप जल्दी से देखें, I1 से I1 कट जाएगा, I2 से I2 कट जाएगा, तो P/Q इज इक्वल क्या आ जाएगा, R/S। और यहाँ से अगर मैं S निकालूँ तो स्टूडेंट वो आएगा Q/P × R। ये आपका व्हीटस्टोन और ये चैप्टर 3 पूरा होता है।
जैसा कि मैंने आपको बोला है कि कल हमारा संडे है, कल का दिन आपको बहुत बढ़िया मिलेगा, क्योंकि हमारी लगभग 25 एक मीटिंग के अंदर एक एक चैप्टर हमने सटाए हैं। तो कल आपको 3 घंटे के अंदर हम आपको हर एक चैप्टर के मतलब बहुत बारीकी से न्यूमेरिकल्स कोई कंसेप्ट वगैरह अच्छे से करवाएंगे। और जो स्टूडेंट्स हमारे अभी, हाँ हमने देखा है कि कोर्स परचेज हो रहे हैं, तो जिन्होंने परचेज कर लिए हैं उनको बढ़िया बात है, जिन्होंने नहीं किया उनको बता देते हैं कि 5 फरवरी से इसी जो बूस्टर बैच की जो प्राइस है वो 329 से रिप्लेस होके लगभग 589 के आसपास जाने वाली है। तो आप जल्दी से परचेज़ कर लें, इसका आपको एग्ज़ाम में बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। थैंक यू स्टूडेंट्स।